जम्मू कश्मीर में कुल 45.7% हुआ मतदान। श्रीनगर में 14.1% मतदान। उधमपुर सीट पे 70.2% हुआ मतदान। भारत ने दिया पाकिस्तान को झटका। एलओसी पर व्यापार किया बंद। मादक पदार्थ और नकली नोटों के कारण उठाया कदम। और भद्रवाह में चिराला में सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान। मिट्टी भरी सड़क से गुजरते हैं लोग। ग्रामीणों का आरोप है नेताओं ने किया सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बृहस्पतिवार को 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर आपको बताएं तो 67% मतदान हुआ था। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने बताया है कि छिटपुट घटनाओं को रोक लिया गया था। वे कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 45.7% और पांडुचेरी में सबसे ज्यादा 78% मतदान दर्ज किया गया। बात करें अगर श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की तो यहां पर 14.1% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जम्मू प्रांत के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में 70.2% मतदान दर्ज किया गया। उनके अनुसार उधमपुर जिले में 74.8% मतदान हुआ। उसके बाद कठुआ में जो है 74.0%, रियासी में 72.7%, किश्तवाड़ में 66.2% मतदान हुआ। डोडा की बात करें तो यहां पर 64.1% और रामबन में 59.1% मतदान जो है हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर में कल हुआ मतदान 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 12% कम था, जब इस सीट पे 26% मतदान हुआ था। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बृहस्पतिवार को 11 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान खत्म हुआ था, जिसमें कि 67.84% मतदान हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल मतदान तो खत्म हो गया लेकिन मतदान काफी कम हुआ, किसको इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, अगर आप दोनों सीट उसके पर देखेंगे तो एक साइड से आपको काफी ज्यादा वोट दिखेंगे और एक साइड पर आपको काफी कम दिखेंगे। लेकिन फिर अगर आप जहां पर कम हुआ है श्रीनगर वाली लोकसभा सीट पर, जब आप इसको लास्ट बाई इलेक्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको डबल दिखेगा। वो इसमें भी वो फिगर्स भी देखने पड़ेंगे हमें। लेकिन जहां तक असेंबली सेगमेंट वाइज हम देखें तो बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर वोटिंग पोल परसेंटेज काफी कम हुआ और काफी कम होने की वजह से अब दूसरा सवाल ये है कि इसका फायदा किसको होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वोट जो पड़ा है वो बाइफरकेट हुआ, वो डिवाइड हुआ है 3 पार्टीज के अंदर। उसके बाद जो कंसोलिडेटेड वोट है, जो एक परमानेंट वोट है, उसने ही फाइनल फैसला करना होगा। और जो हमारे फर्स्ट इनिशियल आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो डायरेक्टली फारूक अब्दुल्ला वर्सेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में बहुत जबरदस्त मुकाबला जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पर फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जो पहली बार इस तरीके से श्रीनगर के अंदर चुनावी दंगल में है। लेकिन उन्हें इसलिए तीसरे नंबर पर लाया जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनका कैंडिडेट बिलोंग करता था, उसके कम्युनिटी का वोट जो है वो 3 हिस्सों में बट गया है, जिनमें एक हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, एक हिस्सा पीडीपी को मिला और एक हिस्सा उनको चला गया। तो इस वजह से जो है एक अपर एज जो है वो फारूक अब्दुल्ला को मिलता हुआ अभी तक नजर आ रहा है। जी सर, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि उधमपुर सीट पे भी कल चुनाव हुए, जिसमें डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चौधरी लाल सिंह जो बीजेपी से अलग हुए हैं, कितना हिंदू वोटों की पर असर डाल सकते हैं, वो कितना बीजेपी को झटका दे सकते हैं? देखिए, वो एक बड़ा फैक्टर है। चौधरी लाल सिंह बीजेपी के इनर सर्कल्स की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने काफी सीरियसली इस मामले को लिया था। जब चौधरी लाल सिंह नाराज थे तो उस वक्त भी उन्होंने काफी कोशिश की थी कि लाल सिंह की नाराजगी को दूर किया जाए, और जिस तरीके से उन्होंने घर घर जाकर कैंपेन किया 3-4 महीने, वो एक बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन था बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के रहते हुए बीजेपी के खिलाफ ही वो बातें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब वो चुनावी दंगल में आए, जो वोट उन्होंने काटा वो डायरेक्टली उन्होंने
लोगों ने बीजेपी का वोट काटा है, उससे ये दंगल जो है वो काफी महत्वपूर्ण बना है। वो जो क्लीन स्वीप और एक हवा थी, शायद वो यहाँ पर उतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी। यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो काफी टफ है, लेकिन चौधरी लाल सिंह एक मेजर फैक्टर बनेंगे बीजेपी के लिए अगर बीजेपी वहां पर हारती है। बिल्कुल सर, एक श्रीनगर सीट से भी बड़ा अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर चुनाव आयोग ने बड़े प्रयास किए लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग हुई है लग नहीं रहा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां आम लोगों तक पहुंच पा रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो पहुंच पाती है। अगर आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला ने छोटी बड़ी जनसभाएं की है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जलसे हुए, पीडीपी के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जलसे जो है वो किए। लेकिन शहर के अंदर एक ट्रेंड है पोल बाइकॉट का, क्योंकि अलगाववाद का भी थोड़ा सा असर है, गुस्सा भी लोगों के अंदर है। अगर इस बार बाइकॉट की कॉल का उतना ज्यादा असर नहीं था, इतनी ज्यादा रिग्रेस कैंपेनिंग अलगाववादी नेताओं की तरफ से नहीं थी, लेकिन फिर भी एक डर था, खौफ था, दहशत भी था, जिसकी वजह से उतने बड़े पैमाने पर पोल नहीं हुआ जो शायद उम्मीद थी। और दूसरी बड़ी बात होती है परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर अगर आप श्रीनगर सीट पर देखेंगे तो परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी के नाम पर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, तो सबको एक ही लेवल से देखा जाता है कि जब वो सत्ता के अंदर होते हैं तो एक बात होती है, सत्ता से बाहर आते हैं तो प्रो पीपल और प्रो सेपरेटिस्ट लाइन को वो अडॉप्ट करते हैं, जो काफी घातक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि एक युवा वोटर जो है वो अभी कतराता है बाहर आने से, वोट करने से। जी, एक आखिरी सवाल, और ये सवाल थोड़ा सा हटके है और भारत पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ट्रेड बंद कर दिया गया है। क्या ये रिश्ते सास बहू की तरह बनते जा रहे हैं, जब कभी पाकिस्तान नाराज कभी भारत नाराज? देखिए, इस एलओसी ट्रेड पर जो थे वो कभी बहुत बार जो है इस तरीके के बादल मंडला रहे थे, और जब एनआईए की छापामार कार्रवाई हुई थी और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, उसी वक्त इस बात की हमने खबर दी थी कि किसी भी वक्त ये ट्रेड जो है वो सस्पेंड हो सकता है, बंद हो सकता है, और कुछ नए एसओपीज के साथ इसको हो सकता है दोबारा भी शुरू किया जाए। लेकिन आपकी बात सही है कि ये एक सीबीएम था जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उठाया था और उसको काफी सराहा गया था। यही वजह है कि आज के दिन अगर बीजेपी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब है, वो भी कश्मीर के अंदर, जहां पर शायद बीजेपी का उतना मैंडेट नहीं है, उतने लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई बात होती है तो फटाक से बात होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान के साथ जो व्यापार था वो भी बंद हो चुका है। उससे रिलेटेड भी खबर हम आपको दिखाते हैं। भारत ने कल एलओसी से व्यापार बंद करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि एलओसी पर अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक खबर मिल रही थी कि एलओसी व्यापार मार्गों से अवैध मादक पदार्थों और नकली मुद्रा और अन्य फंडिंग हो रही है। एनआईए की जांच के दौरान ये मामला सामने आया। एलओसी पे होने वाले व्यापार में कई खामियां मिली हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि एलओसी पर अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिसकी वजह से निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद और चाकणादाबाद में एलओसी व्यापार को बंद करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नियंत्रण रेखा के जरिए व्यापार के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की रिपोर्ट सामने आई है और कश्मीर क्षेत्र के बारामुल्ला के इस्लामाबाद और जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले के चक्कंदाबाग में व्यापार रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसलिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के इस्लामाबाद और चक्कंदाबाग में नियंत्रण रेखा के जरिए व्यापार को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया कि एक सख्त विनियामक और परिवर्तन तंत्र तैयार किया जा रहा है, जो विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया जाएगा। उसके बाद नियंत्रण रेखा के जरिए कारोबार फिर से शुरू करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की ओर से पिछले हफ्ते पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पे अब बीजेपी महासचिव राम माधव ने जवाबी हमला किया है। राम माधव ने कहा कि बेहतर होगा कि इमरान खान भारतीय चुनावों से दूर रहें। इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इमरान के बयान पे कहा था कि हो सकता है कांग्रेस की साजिश हो। राम माधव ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन नहीं, इसका फैसला भारत की जनता करेगी। हम बुद्धिमान हैं और हमें सरहद पार के लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे देश के चुनाव का नतीजा क्या हो, ये निर्णय हमारे देश का जनता करेगा। हमको किसी पड़ोसी देश के नेता की हिदायत की जरूरत नहीं है। हमारे देश की जनता बुद्धिमान है, जानता है हम कैसे किस प्रकार की सरकार लाए, तो हमको पूरा भरोसा है मोदी जी को इस देश की जनता जरूर वापस लाएगी।
भद्रवाह की तहसील चिराला में लगभग 20,000 लोगों की आबादी अभी भी मध्ययुगीन जीवन जी रही है। सुईगुरी से तहसील मुख्यालय चिराला तक कच्ची सड़क की जर्जर हालत से लोग काफी परेशान हैं। सरकार को हर रोज ये लोग कोसते हैं। ये लोग सालों से सड़क पूरी होने का सपना देखते थे, लेकिन इन्हें खोखले वादों के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। लोगों का आरोप है कि नेताओं ने आजादी के बाद से चिरला क्षेत्र का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अभी भी बुनियादी सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिल पाई हैं। हमारी चिराला रोड बहुत सालों से ऐसी ही है। जब बारिश हो जाती है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो गाड़ियाँ वगैरह पीछे नहीं जा पाती हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसका काम जो है लगाया जाए, और जिससे कि लोगों को आसानी से गाड़ियाँ जा सकें और लोग अपने काम जो है अच्छी तरह कर सकें। आए दिन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी रोड की हालत देखिए। रोड जो है सिर्फ नाम की रोड है, ये तो किसी खड्डे से भी बदतर हालत है इसकी, लेकिन गाड़ियों को मजबूर होकर इन खड्डों से ही गुजरना पड़ता है। और आए दिन जो यहाँ पे हादसात होते हैं जिसका लोग शिकार बनते हैं। और यहाँ पर हमारे आजकल जो मंत्रियों का जो दौर चल रहा है, मंत्री लोग यहाँ पर तो हमारे चिराला में काफ़ी आते हैं, लेकिन सिर्फ खाली दावे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करते हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, मैं तो ना किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं और ना ही हमें कोई किसी पार्टी से बिलोंग होने की ज़रूरत की आवश्यकता भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपने इस मीडिया के माध्यम से अपने गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि इस चिराला की हालत क्या है, यहाँ के रोडों की क्या हालत है। तो यहाँ पर कोई भी जो भी मंत्री आते हैं, कोई भी सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी किसी भी किस्म की कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। रोड की हालत देखिए, ये सोईगवाड़ी से लेकर चिराला तक जो रोड है, तो थरेला तक फिर भी कुछ कदर ठीक है, लेकिन उसके आगे जो हालत है रोड की, तो वो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको ही पता है। हालांकि ये मंत्री लोग भी जो बाई रोड आते हैं तो इनको खुद भी पता है, लेकिन सिर्फ खाली हमें सिर्फ दावे किए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करता कोई। नौशहरा की पंचायत लंबेड़ी में पुलिस चौकी से लेकर आश्रम तक जाने वाली सड़क वार्ड नंबर 3 के लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि सड़क के निर्माण के दौरान नालियों का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण बारिश का सारा पानी उनके घरों में घुस जाता है। बार बार गुहार लगाने के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते। लोगों के मुताबिक इस सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने जमीनें दी थी, लेकिन यह सड़क उनके लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। मल्ला आर्या कहना पुलिस चौकी तो लेके मल्ला तकिया लंबेड़ी आश्रम तक ये दंदानी नाल टच कर रही है रोड। ते मैं सरकार अगर साड़ी डिमांड है कि इत्थे जड़ा भी ठेकेदार आया उसने अधूरा काम छोड़िया, सिर्फ 80 मल्ले की टच नहीं किया। उन्होंने किया इस तरह कि जिथे भी कोई कम से कम भी 40 फुट एरिया जिथे नाली बननी जोगी सी, बाकी नालियां बनी दियां पर वो नाली नहीं बनाई। उन्होंने साढ़े मिन्नतां कीतियां ठेकेदार दियां, ठेकेदार ने कहा साढ़े कोल ग्रांट नहीं है, जेई ने कहा साढ़े कोल ग्रांट नहीं है। इस तो अगे लाखां रुपए के काम हो चुके हैं, करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं, पर उन्होंने कोल ग्रांटां हैं पर साढ़े गरीब वास्ते ग्रांट नहीं है। इस वास्ते लोग ही राती सहने और अस बोलियां ले तक खड़े रहने, साढ़े मकान ने अंदर पानी भर रहा। तुसी खुद देख लो, हालात देख लो कि मकान ने अंदर पानी बढ़िया, इत्थे शादी है और बुरी हालात है, समान दी समान असां कट के बाहर रखा। आज 2 साल तो 1.5-2 साल तो अस इस परेशानी नाल जूझने पे और कोई साड़ी सुनवाई नहीं है ठेकेदार करने पे। और ठेकेदार ये कहने कि जो करा अस अपनी मन मर्जी करा, आप राजी है और कुछ गरीब की सुनवाई नहीं है। दिन रात अस एक करी रखा, अस आया वे चलो अस अपनी तरफ मर्जी ना करिए, अस जमीना भी दित्तियां, सारा कुछ किया, पर इन्हां लोकां असां मजबूरियां नहीं समझियां। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जम्मू की इमारत रख रखाव न होने के चलते अपनी हालत पे आंसू बहा रही है। आलम यह है कि इस इमारत की दीवारों पे जगह जगह पौधे उगाए हैं, साथ ही पानी लीक होने से कई जगहों पर इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों ने हॉस्पिटल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इमारत के रख रखाव पर ध्यान दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया।
बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इसको काफ़ी अर्सा दराज हुआ है। और साथ में यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है उस पर जो लोग जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जब तक यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट नहीं होगा बिल्डिंग का या इसके अंदर, तो तब तक हमें नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से सेफ है या अनसेफ है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो दीवारें जो हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग जो हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं, और पेड़ इस कदर उग चुके हैं, हमारे डोगरी में बड़ बोलते हैं। बड़ का जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा वृक्ष होता है। कई जगहों को हमने देखा यहाँ पे बड़ इतना बढ़ चुका है कि दीवारें जो है उसकी जो हिल चुकी हैं, उसमें बड़े बड़े क्रैश पड़ चुके हैं। मैं हॉस्पिटल से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उस डिपार्टमेंट के उसके सामने लाएं कि जो भी इसकी उचित कार्रवाई हो सके। इसका रखरखाव जो है सरकार द्वारा साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन जम्मू शहर में कई जगहों पर गंदगी के ढेर सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। अशोकनगर सतवारी में जम्मू पठानकोट सड़क मार्ग के किनारे लगे गंदगी के ढेर जम्मू नगर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, जिससे लोगों में काफी निराशा है। यही नहीं, इस जगह पर सड़क भी टूटी पड़ी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। मेन चौक है, हाईवे हाईवे है, और ये रास्ता जम्मू से लेकर कन्याकुमारी ये रास्ता मिलता है। और ये जम्मू के हम चाहते हैं कि भाई सफाई होनी चाहिए, हर काम प्रॉपर होना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी है जो काम नहीं करते हैं उनकी छुट्टी करो, क्यों उनको सैलरी दे रही हो। कॉर्पोरेटर होने के नाते यहाँ पे मुझे सफाई रखनी चाहिए। ये जो बाहर आप गंद देख रहे हैं, ये पूरे इलाके का गंद एक जगह पे डंप हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर सफाई रहे, इन टाइम ये उठाया जाए। कोई ना कोई जगह कचरा डंप करने के लिए तो चाहिए, लेकिन रोड के एक साइड पे होना चाहिए, ये बिल्कुल रोड के अंदर है। और इसको अगर ऐसा स्थिति है कि आपके पास नहीं जगह है, तो आप कम से कम उसको इन टाइम उठाइए कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो सके। इससे एक्सीडेंट हो सकता है। मेन रोड है, नेशनल हाईवे है, जम्मू का शुरुआत यहाँ से होती है, तो एक गलत इंप्रेशन जाता है। दूसरा सबसे यहाँ पे ये रोड, ये आप रोड की तरफ कैमरा लगाएं, देखें कि रोड की कितनी बुरी हालत है। ये रोड बहुत देर पहले सैंक्शन हो चुकी है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर बड़ी ड्रेन बनी है और ये सड़क बननी चाहिए थी, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं बनाई है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से, कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाएं। यहाँ से मेटाडोरें जब निकलती हैं, ये सतवारी चौक है, मेटाडोरें निकलती हैं, धूल उठती है, दस्त से लोगों का काम खराब होता है, बीमारियों का कारण बनता है। कोटली मियां फतेह बहादुर खां सड़क मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति काफी निराशा है। लोगों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के नाम पर 2 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क पे मिट्टी डाली थी। बारिश पड़ने के बाद मिट्टी ने कीचड़ का रूप धारण कर लिया, जिससे लोगों को इस सड़क पे सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटली मियां फतों लैके तो बहादुर खां तक एक बार बारिश पै जाए कि बंदा कोई 6 दिन लंघ नहीं सकता उत्थों कोई, और डिगते भी आने ते मतलब बहुत बुरी हालत है। तो मेहरबानी करिए इसकी मतलब रोड की कंप्लीट किया जाए, एक रोड मतलब बजरी पाई जाए ऊपर, ताकि लोग लंघन आसान हो जाए। बहुत परेशानी है कोटली मियां फतेह पुल तो लैके बहादुर खां तक वैसे जाती नहीं सही, तो गड्डी तो चलो खिच खुच के लंघ जाती, साइकिल स्कूटर वगैरह दूआ तरीका उन्हें कोई लंघ सकता कोई बंदा, तो पैदल जाते बिल्कुल ही मतलब बंद ना जी। फतेह कोटली तो लागे बहादुर खां तक बड़ी तकलीफ है, पानी खड़ो गया, खप्पे बड़े ने, आने जाने की बहुत तकलीफ है। अं आने कि मतलब है कि लुक पै जानी चाहिए, और की मतलब इनू साफ सफाई तो यदी होनी चाहिए है, चलन की भी तकलीफ है। इस पैदल बंदा जा नहीं सकता, पैदल जाने की भी भाई बेशक मौके से बंदा आन के देखे तो भी मतलब तुहानू पता लगेगा कि रोड की हालत है। अंबफला मांडा से जानीपुर तक सर्कुलर रोड बनाने और मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने आज जम्मू में एक बार फिर से प्रदर्शन किया। संस्था के प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा है कि इस इलाके में भारी ट्रैफिक है, लिहाजा अंबफला मांडा से जानीपुर तक सर्कुलर रोड बनाने के साथ साथ मेट्रो ट्रेन चलाई जाए, ताकि इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके।
अम्फला जानीपुर से हमारी ये मांग है कि अम्फला मांडा से जानीपुर हाई कोर्ट तक और अखनूर तक ले जाकर के एक मेट्रो रेल, मोनोरेल और एक रिंग रोड अम्फला जानीपुर मांडा से लेकर के जानीपुर हाई कोर्ट से लेकर के लक्कड़ मंडी और रूपनगर तक और अखनूर तक एक रिंग रोड बनाई जाए। स्कॉलरशिप को लेकर आज पहाड़ी छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्यपाल से स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने की मांग की। इन छात्रों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग शिक्षा में पिछड़ने के साथ साथ आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली स्कॉलरशिप उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करती है, लेकिन अब सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप के नाम पर मात्र 3,000 रुपए देने की घोषणा की है, जो पहाड़ी छात्रों के साथ एक मजाक है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।